आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी के लिए हम कंप्लीट करंट अफेयर्स देखेंगे, एडिटोरियल देखेंगे और दूसरे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सारे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ है, वो है मेघालय के रेड होल माइनिंग को लेकर। मेघालय में बड़े पैमाने पर रेड होल माइनिंग होती है। इसके बारे में हमने कल या परसों वाले क्लास में भी देखा था, वहाँ पर भी इसके बारे में हमने विस्तार से ही चर्चा की थी। आज फिर से इसके बारे में एक एडिटोरियल आया है, तो हम फिर से देखेंगे रेड होल माइनिंग के बारे में। क्या मजबूरी है इन मजदूरों की जो ऐसी पतली-पतली सुरंगों में घुसते हैं और कभी-कभी या हम कहें कि अक्सर इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। अभी भी लगभग 18 लोगों की मौत हुई है। एक अनप्लान्ड डायनामाइट का विस्फोट हो गया है और इसके चलते रेड होल माइनिंग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। 2014 में एनजीटी ने तो अपना बैन लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बैन को बरकरार रखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेड होल माइनिंग होती है। लोग पतली-पतली सुरंगों में घुसते हैं कोयला निकालने के लिए और लीगल और इल्लीगल जो गतिविधि सारी चलती है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और रेड होल माइनिंग को लेकर और वहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कोल रिज़र्व्स मेघालय में हैं, तो इस कोल रिज़र्व का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो क्या है, कैसे यहाँ पर कोयला आया है, कैसे भंडार हैं और क्यों यहाँ पर रेड होल माइनिंग ही होती है। जैसे झारखंड में, जैसे पश्चिम बंगाल में, जैसे दूसरी जगहों पर ओपन माइनिंग होती है, ऊपर से हम कोयला खोदना शुरू करते हैं, वैसे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता। यहाँ पर क्या मजबूरी है कि रेड होल माइनिंग ही हो रही है। जैसे एक चूहा होता है और चूहा जैसे बिल में घुसता है और एक पतला सा सुरंग जैसा बिल बनाता है, वैसे ही यहाँ पर भी मजदूर कोयला खोदते हुए अंदर चले जाते हैं और एक सुरंग जैसा रास्ता, एक सुरंग जैसी खदान बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये दोनों में मतलब पहले और दूसरे आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्या पूरी कहानी है मेघालय के कोयले की और रेड होल माइनिंग की। एनजीटी ने 2014 में बैन लगाया था, उसके बाद भी ये गतिविधि क्यों चल रही है। फिर तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक तो हर 2 महीने में होती है और इससे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख भी चुके थे। हमने देखा था कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य सरकार के होते हैं। आरबीआई के जो 3 सदस्य होते हैं, उनमें गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक और सदस्य होते हैं। बाकी सरकार की तरफ से 3 लोगों की नियुक्ति होती है, जो इस तरह के मामलों की जानकारी रखते हैं। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये आई थी अपना 2016 में। जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसमें संशोधन हुआ था 2016 में और 2016 के बाद ये कमेटी बनी थी। सरकार क्या करती है? सरकार को इन्फ्लेशन के साथ-साथ डेवलपमेंट भी करना होता है। डेवलपमेंट के साथ थोड़ी-थोड़ी अपनी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल भी करना होता है, तो दोनों चीज़ें साथ में चले। एक तरफ आर्थिक विकास भी हो और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहे। तो दोनों चीज़ों को साथ में चलाने का काम है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। जो लक्ष्य हमने तय करके रखा है वो है 4% से 2% थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है और 2% इससे कम भी रहेगा तो चलेगा। मतलब 2 से लेकर 6% तक का टारगेट हमने बना के रखा है। 2 से 6% के बीच में महँगाई होती है, इसका मतलब है कि ठीक है और अगर इससे कम या ज़्यादा होती है, मतलब 6% से ज़्यादा होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को उसे कम करने के प्रयास करने पड़ते हैं। अगर 2% से कम होती है, तो उसको बढ़ाने के प्रयास करने होते हैं। तो ये सारा काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, कहाँ से बनी है, कितने सदस्य हैं, क्या सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है और अगर वोटिंग वैसे तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है और अगर लेकिन वोट बराबर हो जाते हैं तो जिधर गवर्नर का वोट होता है उस फैसले को यहाँ पर डन किया जाता है, उस फैसले के साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आगे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे रेपो के बारे में, रिवर्स रेपो के बारे में, आज हम देखेंगे अपना एमएसएफ के बारे में, बैंक रेट के बारे में और भी दूसरी चीज़ों के बारे में। जितने भी मॉनेटरी टूल्स हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है, उन सभी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में एकदम डायग्राम के साथ देखेंगे, ताकि हमें सारी चीज़ें एकदम पिक्चर्स के साथ समझ में आ सके। बहुत आसान भाषा में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो जितने भी टूल्स हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर अग्नि 3 मिसाइल। मिसाइल तो पहले से डेवलप हो चुकी है, पहले से लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उसका हमने एक टेस्ट किया है कि क्या ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। माइनर से चेंजेस के साथ अ, अग्नि 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का हमने यहाँ पर एक बार फिर से टेस्ट किया है, सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है। ये मिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रेंज है लगभग 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर। और 3000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर रेंज वाली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है,
इसका सफलतापूर्वक हमने परीक्षण किया है, तो थोड़ा-सा इसके बारे में भी देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चाबहार पोर्ट का क्या इश्यू है, क्योंकि चाबहार पोर्ट अमेरिका और ईरान इस पूरे झगड़े में भारत पिस रहा है। भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। एक समझौता हुआ था 10 साल के लिए भारत और ईरान के बीच में। भारत की तरफ से पैसा खर्च किया जाना था यहाँ पर। हालाँकि भारत 10 साल से पहले ही अभी 1-2 साल में ही सारा पैसा खर्च कर चुका है। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली पोर्ट को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि यूएसए ने ईरान के ऊपर यहाँ पर सैंक्शन लगा कर रखे हैं और ऊपर से कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करता है उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। फिर भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील भी हो गई है। तो ट्रेड डील भी है, 500% का टैरिफ की धमकी भी है, ईरान के ऊपर सैंक्शन भी है, भारत का चाबहार पोर्ट भी है। विदेश नीति के मामले में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग समय चल रहा है। हर तरफ हर मोर्चे पर कहीं न कहीं कोई न कोई चैलेंज बना हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेंगे। फिर पेपिटा सेठ या पेपिता सेठ जो भी नाम है इनका, पेपिटा सेठ होगा। ये एक ब्रिटिश मूल की महिला थी। इन्हें केरल से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा प्यार है, यहाँ पर इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी की है, अपना करियर भी फ़ोटोग्राफ़ी में बनाया है और केरल की जो संस्कृति है, केरल की जो कल्चर है, उसको अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में लोगों तक पहुँचाया है। इसलिए इनको केरल की क्या कहते हैं, दत्तक पुत्री, अडॉप्टेड डॉटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्हें अब इंडियन सिटीज़नशिप मिली है। ये जो शायद त्रिशूर में रहती है, वहाँ पर जो डीएम है, उन्होंने इन्हें सिटीज़नशिप जाकर सौंपी है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें 30 सप्ताह की 30 वीक की 30 वीक की प्रेगनेंसी को यहाँ पर अबॉर्शन का अनुमति दी है, अबॉर्शन अलाउ किया है। एक लड़की है जो अभी बालिग नहीं हुई है, जिसकी उम्र 18 से कम है। 30 महीने से वो गर्भवती थी, अब उसे अबॉर्शन की अनुमति मिली है। हालाँकि जो हमारा पहले से एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसमें 24 महीने तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करने को लेकर नियम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक अलग से एक्सेप्शनल अनुमति दी है। क्यों दी है, ऐसा क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देते हुए क्या कहा है, ये बातें हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की प्रेग्नेंट थी और उसे अबॉर्शन की अनुमति मिली है। लेकिन एक लड़की को जो नाबालिग है, 17 साल की है, लगभग 17 या 18 साल की, और उसको अबॉर्शन की, वो भी 30 महीने की अबॉर्शन की, 30 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन की जो अनुमति मिली है, वो क्यों मिली है और इसके पीछे क्या दलील है, इसको हमारे लिए जानना और समझना ज़रूरी है। फिर आरबीआई ने एक योजना बनाई है। आरबीआई कहता है कि जितने भी लोग साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उनको 25,000 रुपए तक का मुआवज़ा दिया जाएगा। 25,000 रुपए तक का मुआवज़ा दिया जाएगा, ये वाली योजना है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग साइबर फ्रॉड का विक्टिम होते हैं। कभी-कभी खुद ओटीपी बता देते हैं। आपको एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि सर आपके मोबाइल पे ओटीपी आया हुआ, हम आपके बैंक से बोल रहे हैं वगैरह-वगैरह। आप ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी आपके पास आता है, आप उनको ओटीपी बताते हैं और आपके पास पैसा कट जाता है। इस तरह से भी होता है, या फिर कोई आपके सिस्टम से या फिर आपके कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कहीं से भी बैंकिंग की जो जानकारियाँ हैं वो चुरा कर इस तरह का फ्रॉड करते हैं। तो आरबीआई ने इसके लिए योजना बनाई है। काफ़ी अच्छी योजना है, बहुत ज़्यादा अच्छी योजना है, पॉजिटिव योजना है, तो इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। फिर है डीप टेक को लेकर हमारा जो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है, उसने डीप टेक की परिभाषा तय की है, क्योंकि यही वाला जो डिपार्टमेंट है वो स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। और डीप टेक स्टार्टअप के लिए क्या परिभाषा होगी डीप टेक स्टार्टअप्स की, तो डीपीआईआईटी बताएगा। डीपीआईआईटी ने बताया है और यहीं पर आपको अपने जो स्टार्टअप उन्हें रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए फंड भी आया है, इसके लिए वित्तीय सहायता भी आई है, तो यहाँ से देखेंगे। फिर सबसे लास्ट न्यूज़ है कि जो अपनी स्टार्ट ट्रीटी जो अमेरिका और रशिया के बीच में है, इन दोनों के बीच में ये संधि कब हुई थी? 2011 में हुई थी। 2011 से लेकर 2021 तक ये संधि हुई, मतलब 10 साल के लिए हुई थी। फिर 5 साल के लिए बढ़ाया गया, तो 2026 में फरवरी 5 को ये संधि अब एक्सपायर हो चुकी है और अब बात की जा रही है कि एक नई संधि की जाए। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि इस संधि में 3 लोग शामिल हों, यूएस, रसिया और चाइना भी शामिल हो।
तो इसके बारे में भी सारी चीज़ें देखेंगे, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये संधि क्यों ज़रूरी है। क्या इस ट्रीटी से कुछ बदलाव होगा? क्या इस ट्रीटी से कुछ शांति होगी इस दुनिया में? और इसमें अगर चाइना शामिल होता है तो इसका क्या प्रभाव होता है, और यूएस क्यों कह रहा है कि इसमें चाइना को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इतनी सारी न्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है। फिर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू है, सबसे लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे, और फिर आज का हमारे लिए जितना भी हमारी पढ़ाई का कोटा है वो करंट अफेयर्स है, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमने देखा था कि मेघालय में रेड होल माइनिंग बड़े पैमाने पर होती है। रेड होल माइनिंग होती है, ठीक है? और अभी जो खबर आई है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अवैध रेड होल कोयला खदान में एक विस्फोट हुआ है। अब ये जो विस्फोट हुआ है उसमें 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। 18 ये लोग गरीब लोग थे, श्रमिक थे, मजदूरी कर रहे थे खदानों में, और इन्हें रेड होल माइनिंग में जो विस्फोट हुआ है उसके कारण अपनी जान खोनी पड़ी है। अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि ये जो न्यायालय की निगरानी है, मतलब न्यायालय ने इस पर बैन लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीटी का फैसला था उसको को बरकरार रखा है और कहा है कि रेड होल माइनिंग नहीं की जानी चाहिए। लेकिन न्यायालय या एनजीटी यहाँ पर डे टू डे जाकर निगरानी नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि ये काम है प्रभावी, ये जो प्रभावी तरीके से ये काम किया जा सकता है तो वो कोई कर सकता है, तो वो है हमारा डे टू डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो ये काम कर सकता है। जो हमारी पुलिस है वो काम कर सकती है। जब इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर भी अवैध खनन होता है, कहीं पर भी, एक बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं कि कहीं पर कुछ भी बहुत बड़ा होता है तो उसकी कहीं न कहीं जानकारी प्रशासन और पुलिस को होती है। लेकिन यहाँ पर जो अवैध खनन हो रहा है उसकी जानकारी भी होगी, लेकिन फिर भी इतने बड़े पैमाने पर जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद एक्शन लिए जाते हैं। उसके पहले प्रशासन भी आँखें मूंद कर, या कहें कि हो सकता है कि मिलीभगत हो सकता है कि उसका एक हिस्सा उन्हें मिल रहा हो, इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इस तरह की हम समझ सकते हैं कि क्या और किस तरह से यहाँ पर एक पूरी इलीगल माइनिंग चल रही है और बार-बार इस तरह की दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। तो न्यायालय कब तक यहाँ पर निगरानी रखेगा? न्यायालय के पास तो कोई निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो यहाँ पर जो काम है, यहाँ पर जो पूरी ज़िम्मेदारी है वो प्रशासन की है, वो सरकार की है, और सरकार जब अपना दुर्घटना हो जाती है उसके बाद मुआवज़े की घोषणाएँ कर देती है, लेकिन उससे पहले आँखें मूंद कर बैठी रहती है, और फिर इस तरह की जब बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं, बहुत सारे लोग अपना जीवन खो देते हैं, तब जाकर कहीं ये आँखें खुलती हैं और फिर एक्शंस का दिखावा ही होता है, और क्या। 18 श्रमिक मारे गए हैं, मतलब 18 घरों पर संकट है, 18 घर संकट में डूब चुके हैं, दुःख में डूब चुके हैं। इनके घर को चलाने के लिए इनके पास एक यही साधन था कि ये इल्लीगल रेड होल माइनिंग करें, दूसरे रोज़गार के साधन भी नहीं हैं। अगर उनके पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प होता, आप या हमारी ही बात कर लीजिए, अगर हमारे पास जो काम आज हम कर रहे हैं, उससे कोई अच्छा विकल्प, उससे ज़्यादा पैसे वाला विकल्प, उससे ज़्यादा आराम वाला विकल्प अगर हमें रोज़गार के लिए मिलता है, तो हम डेफ़िनेटली वहाँ पर जाते हैं और वो काम करते हैं, पुराना काम छोड़ने के बाद करते हैं। और अगर कोई रेड होल माइनिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास सबसे अच्छा रोज़गार का विकल्प यही है, और अपना जीवन को खतरे में डालकर वो रेड होल माइनिंग करता है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा कि क्या हुआ है, 18 लोगों की मौत हुई है। अब यहाँ पर क्या है, जितनी भी रेड होल माइनिंग जहाँ कहीं भी होती है, वो जो ज़मीन है, वो या तो निजी भूमि में है या फिर सामुदायिक भूमि में है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में देखते हैं, मतलब जनजाति बहुल इलाका है, अधिकांश संख्या ट्राइबल है, और ट्राइबल में आपने देखा होगा कि जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर पूरी कम्युनिटी का स्वामित्व होता है, तो पूरी कम्युनिटी इसको हैंडल करती है। तो या तो फिर ये कम्युनिटी ओन लैंड है या फिर स्मॉल प्राइवेट लैंड है, निजी भूमि है या सामुदायिक भूमि है। तो यहाँ पर इस तरह की माइनिंग होती है। लोग अपने घरों के लिए भी निकालते हैं, जैसे दूसरी जगहों पर दूसरे संसाधन हम देखते हैं वैसे, और या फिर रेड होल माइनिंग अगर बड़े पैमाने पर कोई करवाता है, तो वहाँ पर इल्लीगल रेड होल माइनिंग भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कोयले की पतली-पतली परतें हैं। एक साथ डिपॉज़िट नहीं है। अगर एक साथ डिपॉज़िट होता है तो यहाँ पर मशीनों से कोयले को निकाला जा सकता था, लेकिन एक साथ निकालना यहाँ पर संभव नहीं है। इसके लिए यहाँ पर छोटी-छोटी खदानें हैं, पतली-पतली सुरंगें हैं, और यहीं से रेड होल माइनिंग की जाती है।
स्थानीय जो प्रशासन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लोग रेड होल माइनिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और जब भी दुर्घटना होती है तब यहाँ पर कार्रवाइयों का हम देखते हैं कि पूरा एक कार्यक्रम किया जाता है, कार्रवाइयाँ होती है, कोई छोटे-मोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है निचले लेवल से, और बड़े अधिकारी या जो लोग इसमें शामिल हो भी सकते हैं, वो अक्सर छूट जाते हैं। फिर मामला इसी तरह से रफ़ा-दफ़ा हो जाता है, फिर से रेड होल माइनिंग शुरू होगी, फिर से दुर्घटना होगी, फिर से बहुत सारे लोग मारे जाएँगे, और ये पूरा साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ की जो खदानें हैं, उनमें कोई भी इंजीनियरिंग, रूफ या कोई भी साइड वॉल प्रोटेक्शन, इस तरह की कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे दूसरी जगहों पर जब खदानें खोदी जाती है, जब खदानों से कोयला निकाला जाता है, तो आपने देखा होगा, शायद फ़िल्मों में देखा होगा या कहीं भी देखा होगा कि जब भी सुरंगें होती हैं तो इस तरह से यहाँ पर चारों ओर छत के धँसने को लेकर और दीवालों के धँसने को लेकर पूरा प्रोटेक्शन किया जाता है, फिर यहाँ पर माइनिंग होती है। लेकिन रेड होल माइनिंग में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, बहुत ज़्यादा असुरक्षित माइनिंग होती है ये। 2014 में एनजीटी ने बैन लगा दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बैन को बरकरार रखा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनिंग हो रही है और प्रशासन अ, आँखें मूंद कर बैठा है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दुर्घटनाएँ होती हैं और अक्सर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है, रिपोर्टिंग भी कम होती है, और इस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसका एक बड़ा हिस्सा है रेड होल माइनिंग, तो ये रेड होल माइनिंग चल रही है। फिर जब भी रेड होल माइनिंग होती है तो यहाँ से कोयला खोदा जाता है, अवैध कोयला सभी को साथ में मिलाकर बेच दिया जाता है। अलग-अलग करना इन्हें कोई आसान काम तो है नहीं कि ये वैध कोयला है, ये अवैध कोयला है। बाकी जो हमारा एमएमडीआर एक्ट है, उसको भी यहाँ पर ठीक से लागू नहीं किया है, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर ठीक से रेड होल माइनिंग को रोकने में असफल रहा है और बार-बार दुर्घटनाएँ हो रही हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर इसको हमें रोकना है तो क्या किया जा सकता है? इसको रोकने के लिए हम जो वाहन हैं, जितने भी कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कोयले को ढोते हैं, कोयले का परिवहन करते हैं, उनको जीपीएस से ट्रैकिंग की जानी चाहिए, उनके रूट तय किए जाने चाहिए, और अगर ये रूट से भटकते हैं कोयले की खेप ले जाने में, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोयले खेप को जैसे हमने निर्धारित मार्ग से भटकने पर कार्रवाई की जानी चाहिए, बात की। उपग्रह और ड्रोन से इसकी निगरानी की जानी चाहिए, इसकी लागत को बढ़ाया जाना चाहिए सामुदायिक निगरानी के माध्यम से, क्योंकि अगर यहाँ पर लोग इन्वॉल्व होंगे, जो जनजातियाँ हैं, जनजातियों की जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो जनजातियों के लेवल पर जो समुदाय अपना संगठन बने हुए हैं, जो वहाँ की जो संस्थाएँ हैं, उन्हें इसमें शामिल करके इस पूरी प्रक्रिया को कहीं न कहीं नियंत्रित किया जा सकता है और लोगों की जानें बचाई जा सकती है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि उन्हें रोज़गार दूसरी जगह उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बगैर रोज़गार के, बगैर दूसरे काम के हम कह सकते हैं कि आप इल्लीगल माइनिंग को रोक ही नहीं सकते हैं। क्योंकि लोगों के पास जब दूसरा काम होगा तो इल्लीगल माइनिंग अपने आप छूट जाएगी, अपने आप उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इल्लीगल माइनिंग को कहीं न कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी ये जो ड्रोन हैं, बाकी ये जो जीपीएस वाली सब व्यवस्था है, इनमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रोज़गार क्रिएट करते हैं तो वहाँ से आपको रिटर्न में रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, और अपने आप इल्लीगल माइनिंग की व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर खत्म या ध्वस्त हो सकती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की, जो ठेकेदार हैं, उनकी व्यवस्था, मतलब उनकी क्या कहें कि हम उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे लोगों को लालच देते हैं, वे लोगों से, जो लोग काम कहीं पर और नहीं ढूँढ पाते या जिन्हें काम नहीं मिल पाता, उन्हें इस काम में इनके द्वारा लगा दिया जाता है। जब्ती, लाइसेंस रद्द करना और इनके ऊपर मुकदमे चलाकर इन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी आजीविका विकल्प इस दूसरे ढूँढना चाहिए, इसके अलावा अगर कहीं पर आपको काम मिलता है तो इल्लीगल माइनिंग से लोग अपने आप ही दूरी बना लेंगे। अ, बागवानी, निर्माण, लघु विनिर्माण और पर्यटन जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर काम कर सकें अपनी आजीविका के लिए। ज़्यादा सुरक्षित काम है, आराम वाला काम है, पैसा भी मिलेगा, घर भी चलेगा। सारी चीज़ अगर यहाँ से हो सकती हैं तो लोग को इल्लीगल रेड होल माइनिंग में जाएँगे ही नहीं। अब इसका कारण क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टॉलरेंस, मतलब प्रशासन या तो इस तरफ आँख मूंद कर बैठा है, या फिर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का एंगल है, तो इस तरह से ये रेड होल माइनिंग चल रही है।
हॉट स्पॉट जितने भी ज़िले हैं, मतलब जहाँ पर भी बड़े पैमाने पर रेड होल माइनिंग होती है और इस तरह के रिज़र्व्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर इनको निगरानी की जानी चाहिए, इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इनके जो परमिट है और बाकी चीज़ें उनकी सख्ती से जाँच की जानी चाहिए और पूरी रेड होल माइनिंग को हमें कंट्रोल यहाँ से करना होगा, तब जाकर कहीं लोग सुरक्षित हो सकते हैं। अगर उनके पास रोज़गार नहीं होगा और रेड होल माइनिंग में काम करने जाएँगे, तो बार-बार इसी तरह की घटनाएँ होती रहेंगी, बार-बार इसी तरह की घटनाएँ हमें देखने को मिलेंगी। और इस पूरी व्यवस्था को, रेड होल माइनिंग का जो खनन होता है, हमें सिर्फ़ एक कानूनी व्यवस्था की तरह नहीं देखना चाहिए, कानूनी व्यवस्था की समस्या के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर एक एंगल विकास का है, रोज़गार का है, अगर वैकल्पिक रोज़गार होगा, विकास कार्य होगा, दूसरी जगह निवेश होगा, तो ये पूरी व्यवस्था इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ऊपर से कानून को अपनी जवाबदेही की तरह, अपनी जवाबदारी की तरह पूरे मामले को देखना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर हम इन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह देखते हैं, हम इन्हें अपराधियों की तरह न देखकर इस पूरी व्यवस्था में से अगर इस पूरे दलदल से उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरे वैकल्पिक रोज़गार देकर, तो तभी हम जाकर कहीं न कहीं सफल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करने में, तब जाकर कहीं ये व्यवस्था ख़त्म हो सकती है, तब जाकर कहीं इस पूरी कुप्रथा को हम रेड होल माइनिंग की जो कुप्रथा है, अवैध रेड होल माइनिंग होती है, उसको नियंत्रित कर पाएँगे। वरना ऐसा बिना रोज़गार के और बिना कम्युनिटी को इन्वॉल्व किए ये काम संभव नहीं है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो रोज़गार, वैकल्पिक रोज़गार होगा तो लोग अपने आप दूरी बना लेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो समुदाय है, स्थानीय समुदाय, उसे हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा, ताकि ये लोग स्थानीय स्तर से इसकी निगरानी कर सकें और प्रशासन का इसमें ध्यान दे सके। तो आज का ये जो हमारा पहला वाला एडिटोरियल था, ये अपना रेड होल माइनिंग को लेकर था। रेड होल माइनिंग को लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं। 18 श्रमिकों की मौत हुई है रेड होल माइनिंग में, इल्लीगल रेड होल माइनिंग में। बहुत ज़्यादा सुरक्षित और बहुत ज़्यादा खतरनाक ये प्रथा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के जो रिज़र्व्स हैं, वो छोटे-छोटे रिज़र्व्स हैं, छोटी सामुदायिक भूमियों पर हैं, पतली-पतली परतों में यहाँ पर कोयला मिलता है। तो इसको लेकर रेड होल माइनिंग जब भी होती है, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है सिचुएशन, और हम देखते हैं कि हर साल कभी-कभी तो रिपोर्टिंग भी नहीं होती, और जब बड़े पैमाने पर कोई दुर्घटना होती है, तब जाकर कहीं रिपोर्ट होती है, तब जाकर कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि एक तो कड़ी निगरानी करनी होगी, कानूनों का सख्ती से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे, और समुदाय को, स्थानीय समुदाय को इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तब जाकर कहीं इस प्रथा को ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास कि मेघालय में ये जो कोल रिज़र्व्स हैं, वो आए हैं तो कहाँ से आए हैं? तो सबसे पहली बात, जब भी मेघालय की बात आती है और रेड होल माइनिंग की बात आती है, तो और कोयले की बात आती है, तो आपको सबसे पहला जो शब्द याद रखना है, वो याद रखना है टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड, तृतीयक काल। तो टर्शियरी पीरियड याद रखना है पहली चीज़, टर्शियरी पीरियड याद रखना है पहली चीज़। उसके बाद आपको याद रखना होगा कि टर्शियरी पीरियड का मतलब क्या होता है, कि टर्शियरी पीरियड आज से जो हमारा जो प्लेनेट है, जो हमारी धरती है, उसके बनने की प्रक्रिया में अलग-अलग कालखंडों को हमने यहाँ पर उस पूरी प्रक्रिया को डिवाइड किया है अलग-अलग कालखंडों में। तो उसमें जो टर्शियरी काल है, उसे हम मानते हैं लगभग 6 करोड़ साल पहले से शुरू हुआ काल, और लगभग 2.5 करोड़ साल के बीच वाला ये जो पीरियड है, हम उसको मानते हैं कि ये टर्शियरी काल है। और इस युग में बना हुआ कोयला जो है, वो पाया जाता है मेघालय में। चूँकि इसकी उम्र कम है, चूँकि इसके अभी बना हुआ है, कम समय हुआ है, ये वही समय है जब हम कह सकते हैं इसके आस-पास में हिमालय बनना शुरू हुआ था। तो जब क्योंकि हिमालय भी एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, और टर्शियरी पीरियड का बना हुआ कोयला भी अभी कच्चा है, अभी हम कह सकते हैं उतना पका नहीं है। अभी जो पुराना जो कोयला है, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस की तुलना में, ये वाला जो कोयला है, वो लिग्नाइट पीट है। तो ये जो कोयला है उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और इसकी उम्र कम है। तो पहली चीज़ याद रखनी है, टर्शियरी पीरियड का है। जब भी मेघालय की कोयले की बात आएगी, टर्शियरी पीरियड 6 करोड़ साल पहले से लेकर 2.5 करोड़ साल के बीच का समय, जिस समय रेफ़रेंस के लिए याद रख सकते हैं कि इस समय हमारा हिमालय भी बन रहा था। इस समय बना था। अब कैसे बना था, और यहाँ पर जो रिज़र्व्स हैं, वो एक साथ रिज़र्व्स क्यों नहीं हैं? क्यों ऐसे छोटे-छोटे रिज़र्व्स अलग-अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जिनमें रेड होल माइनिंग ही संभव है? क्योंकि एक साथ कोयला अवेलेबल नहीं है। एक साथ कोयला होता तो हम जेसीबी से खोद लेते। लेकिन हमारे पास जो
वो कोयला है वो अलग-अलग लेयर्स में है, पतली-पतली लेयर्स में है, तो वहाँ पर उन्हें खोदने के लिए मशीनें जा नहीं सकती हैं, सिर्फ़ एक आदमी घुस सकता है, इतनी ही लेयर है कोयले की, तो उसे खोदना है। तो सवाल ये है कि ये पतली लेयर्स आई कहाँ से? तो यहाँ पर उस समय जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं टर्शियरी पीरियड में, यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे और दलदल भूमि हुआ करती थी। तो घने जंगल हैं और नीचे दलदल है। अब यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो धीरे-धीरे डिपॉज़िट हुई, वनस्पतियाँ डिपॉज़िट हुई, पानी के कारण इनका विघटन हो नहीं पाया, जो प्लांट रिमेन्स आपके दलदल में जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, वहाँ पर पानी के कारण मतलब पूरी तरह से उनको सड़ा नहीं पाती है ये सिचुएशन, ये कंडीशन और पूरी तरह से विघटन होता नहीं है इन वनस्पतियों के अवशेषों का और फिर धीरे-धीरे इनके ऊपर रेत, चिकनी मिट्टी, गाद, दूसरी परतें डिपॉज़िट होती चली जाती हैं, तो नीचे जमा हुआ है पेड़-पौधों के अवशेष, उसके ऊपर रेत मिट्टी है। अ, तो नीचे नीचे अपना कोयला है, ऊपर रेत मिट्टी गाद है और धीरे-धीरे ये दब जाते हैं और इनके ऊपर जो निक्षेप होता है चिकनी मिट्टी, अपना रेत और गाद और कोयले वो अपना रेत, चिकनी मिट्टी और गाद वगैरह इनका और समय के साथ धीरे-धीरे ये जो अवशेष हैं वनस्पति के वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर अगर उम्र कम होती है इस कोयले की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका पीट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है कोयले की, वैसे-वैसे ज़मीन के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर के कारण कोयला पकता चला जाता है, हम क्या उसकी क्वालिटी सुधरती चली जाती है, उससे कार्बन कंटेंट कम होते चला जाता है और सबसे पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइट। ये सबसे हल्की क्वालिटी का कोयला और ये जो एंथ्रासाइट है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट ये जो कोयला है, इस तरह से हम कहें कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे इसकी क्वालिटी सुधरती चली जाती है। लेकिन यहाँ जो कोयला है, एक तो दलदलों में बना है, अलग-अलग छोटे-छोटे फ्रेगमेंटेड जगहों पर, उसके ऊपर कम उम्र का है और फिर यहाँ पर बड़े पैमाने पर चूँकि हम जानते हैं कि जो मेघालय वाला हिस्सा है, वो हमारे इंडियन पेनिनसुला का हिस्सा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि भैंसन और यहाँ की जो ज़मीन है, इसमें ज़मीन धँसी भी है, ज़मीन उठी भी है, तो इसके कारण यहाँ के जो डिपॉज़िट हैं, वो अलग-अलग टुकड़ों में बँट गए हैं। तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो कोयला है, वो पतली-पतली परतों में पतली-पतली परतों में पाया जाता है और इन्हें मशीनों से खनन करना, मशीनों से निकालना आसान नहीं है, संभव नहीं है। भंसन और बलन हुआ है, फ़ोल्डिंग और फ़ॉल्टिंग हुई है इस एरिया में। इसके कारण यहाँ पर बिखरी हुई और पतली-पतली कोयले की परतें हैं, जहाँ पर रेड होल माइनिंग ही हो सकती है। यही कारण है, यही पूरी सिचुएशन है जिसमें ये कोयला बना है, यही पूरी सिचुएशन है जिसमें छोटी-छोटी लेयर्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें जब भी मेघालय के कोयले की बात या आएगी, तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है? सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये टर्शियरी पीरियड का बना है। टर्शियरी पीरियड कब है? लगभग 6 करोड़ साल पहले से लेकर 2.5 करोड़ साल पहले के बीच में है। इस समय ये कोयला बना है, कैसे बना है? यहाँ पर जो दलदल आर्द्र भूमि के क्षेत्र पाए जाते थे, इनमें वनस्पति के अवशेष प्लांट रिमेन्स जमा हुए हैं। इनके ऊपर रेत, चिकनी मिट्टी, गाद जैसी जो दूसरी चीज़ें हैं, उनका डिपॉज़िट हुआ है। फिर इस प्रेशर के कारण, इस निक्षेप के कारण यहाँ पर जो वनस्पति है, वो कोयले में परिवर्तित हो गई है और कोयला ये जो है कम उम्र का है, पूर्ण रूप से पका नहीं है। एक चीज़ ये तो मतलब जो इसकी जो फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, इसकी जो पतली-पतली परतें हैं, उससे इसका लेना-देना नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि पका नहीं है और उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो फिर ये जो अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग दलदलों में ये जो कोयला बना है ये जो कोयला है वो पतली-पतली परतों में है। इसके साथ ही यहाँ पर फॉल्टिंग और फोल्डिंग भी हुई है। इसके कारण भी कोयले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन हो गया है। तो ये सारी चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये जो अ, मेघालय वाला जितना भी हिस्सा है वो इंडियन पेनिनसुला का हिस्सा है लेकिन अपना फोल्डिंग और फॉल्टिंग के कारण ये जो मालदा फॉल्ट है मतलब इधर इस साइड है हमारा जो
झारखंड वाला और पश्चिम बंगाल वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वो हैं, और उस साइड मेघालय है, और बीच में एक फॉल्ट है, वो मालदा फॉल्ट है। चूंकि यहाँ फॉल्टिंग और फोल्डिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इसके कारण कोयला भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेयर्स में टूटा है, उसके ऊपर से बना जो है वह अपना दलदलों में बना है। इसके लिए यहाँ पर पतली पतली परतें पाई जाती हैं और छोटे छोटे डिपॉजिट हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये रेड होल माइनिंग ही माइनिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। बड़ी मशीनों का यूज़ हो नहीं सकता है, इतने छोटे डिपॉजिट हैं। तो इसके लिए मजदूरों को इसमें घुसना पड़ता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर कोयला खोदना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा असुरक्षित काम है। असुरक्षित काम है तो बार बार दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, और जब बड़ी दुर्घटना होती है तब प्रशासन की नींद खुलती है, तब छोटे मोटे अधिकारियों का ट्रांसफ़र करके अधिकारियों को सस्पेंड करके दिखावा किया जाता है कि जनता की चिंता की जा रही है, और फिर वही ढर्रा होने लगता है। साल 2 साल के बाद फिर से हम इसी तरह की घटना देख सकते हैं। 2014 में एनजीटी ने इस पर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर न्यूज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई है अभी, हर 2 महीने में होती है। अभी हुई है, मतलब फरवरी में हुई है। तो फरवरी और मार्च के लिए ये फैसले लागू होंगे, 2 महीने के लिए। ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 और 26, उसकी लास्ट बैठक थी। अब फिर अगला फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा 2026-27, तो उसमें जब अगली बैठक होगी तो वो उस फाइनेंशियल ईयर की पहली बैठक होगी। तो हर 2 महीने में बैठक हो रही है, हर 2 महीने में फैसले लिए जाते हैं, हर 2 महीने में रिव्यू किया जाता है कि हमारी जो इकॉनमी, हमारा जो इन्फ्लेशन है, वृद्धि दर है। क्योंकि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2 काम करने हैं। एक तो हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, दूसरा विकास की गति बनाकर रखनी है। इन्फ्लेशन और विकास की गति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले एडिटोरियल में पढ़ा भी था 1 या 2 दिन पहले। तो दोनों को साथ में चलाना है। तो एक तो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना होता है। इन्फ्लेशन को देखकर ही, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बताता है कि महंगाई बढ़ रही है या कम बढ़ रही है, उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। साथ में जो हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसे भी ध्यान में रखना होता है। तो ये 2 चीज़ें, 2 काम पैरेलली एक साथ चलाना होता है। यही काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो अभी जो बैठक हुई है उसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक आइडिया होगा, 5.25% ये रेपो रेट है। तो ये रेपो रेट को यथावत बरकरार रखा है, पहले भी यही थी, अभी भी यही है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया वगैरह वगैरह। एसडीएफ ने 5% रहने वाला है। एमएसएफ और बैंक रेट ये 5.5% रहने वाले हैं। पहले से ही तय था, पहले उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने कहा है कि जो हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2026-27, उसका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसमें इन्फ्लेशन रेट यानी सीपीआई का रेट रहने वाला है 4%, और दूसरे क्वार्टर का भी यहाँ पर प्रोजेक्शन इन्होंने किया है। वो प्रोजेक्शन है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का सेकेंड क्वार्टर का प्रोजेक्शन है 4.2%। तो ये रहने वाला है। और मुद्रास्फीति के अलावा इन्होंने जीडीपी का अनुमान भी किया है। 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी रहने वाली है 6.9% की वृद्धि यहाँ पर होगी, और सेकेंड क्वार्टर का भी अनुमान किया है, उन्होंने कहा है कि 7% रहने वाला है। तो ये सारे फैसले लिए हैं, आपको यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप समझ सकें कि कौन कौन से फैसले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लेता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम पहले वाली क्लास में देख चुके थे, 1 या 2 दिन पहले हमने देखा था। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या रही है, कब आई, कौन से संशोधन से आई, कौन से साल में आई, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, और ये सदस्य कहाँ-कहाँ से आते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख ही चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो कौन-कौन से टूल्स यूज़ करती है अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर हमको हमारी जो इकॉनमी है उसमें अगर पैसा बढ़ाना है, तो हमें पैसा कहीं न कहीं से इसमें डालना पड़ेगा, और अगर पैसा निकालना है तो पैसा निकालने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ हम एक कहानी से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा देश है ना? देश है, और देश में 100 रुपए की चीज़ों का उत्पादन होता है। 100 रुपए की चीज़ों का ही उत्पादन होता है, और हमारे देश में 100 रुपया ही अवेलेबल है सभी लोगों के पास कुल मिलाकर। तो 100 रुपए की चीज़ें हैं, 100 रुपए अवेलेबल हैं, 100 रुपए से 100 रुपए की चीज़ें आसानी से खरीदी जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें
मान लीजिए 100 रुपए की चीज़ें हैं अवेलेबल, बन रही हैं हमारे देश में। इन्फ्लेशन इसी तरह से काम करता है। जितनी चीज़ों का प्रोडक्शन है, उनकी क्या कीमत है, उस कीमत का अनुमान लगाकर अगर उतना ही पैसा मार्केट में है, जैसे हमने बात की थी कि 100 रुपए की चीज़ें हैं और 100 रुपया ही अवेलेबल है, तो इन्फ्लेशन न तो बढ़ेगा, न कम होगा, मतलब जितना प्राइस है उतना ही पैसा है, तो सारी चीज़ें ठीक से चलती रहेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 200 रुपए अवेलेबल होते हैं, 100 रुपए की चीज़ें हैं, 200 रुपए अवेलेबल है, लोगों के पास बहुत पैसा है। लोग जब भी आप देखते हैं जिनके पास पैसा होता है मार्केट जाते हैं, और अगर उन्हें कुछ ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है और अगर अवेलेबल नहीं होती तो कहते हैं भले ही भाई साहब ज़्यादा पैसा ले लो लेकिन दे दो। सब्जियों के लिए भी ऐसा ही होता है, दूसरी चीज़ों के लिए भी ऐसा होता है। भले ही एक्स्ट्रा पैसा ले लो लेकिन हमें वो जो चीज़ हमें चाहिए वो दे दो। जिनके पास पैसा होता है वो इसी तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पर बढ़ने वाली है इन्फ्लेशन, क्योंकि ये जो आदमी है जिनके पास भी पैसा है वो ज़्यादा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने को तैयार हैं, और फिर इसी तरह से फिर भाव बढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कभी-कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है और लोगों के पास पैसा तो होता है, तो वहाँ पर भाव बढ़ा दिए जाते हैं और फिर इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन मान लो यहाँ पर 100 रुपए की चीज़ अवेलेबल है और लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास आधा ही पैसा है, 50 रुपए मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो मार्केट में कोई चीज़ खरीदने नहीं जाता, खरीदने जाता है या फिर देखता है, उसमें भाव पूछता है, और फिर जब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भाव है तो उसे देख के वहीं पर छोड़ दिया जाता है। फिर दुकानदार कहता है कि भाई साहब भले ही थोड़ा बहुत कम दे दो, 100-200 मतलब 100-50 रुपए कम दे दो लेकिन ले जाओ। भाव गिरता है इसी तरह से और महँगाई कम होती है, तो इस तरह से पूरा काम चलता है। अब आरबीआई को क्या करना होता है, आरबीआई या हम कहें मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना होता है, कमिटी को क्या करना होता है, जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो यहाँ पर पैसा डालना होता है। लोगों के पास किसी तरह से भी पैसा पहुँचाया जाता है, और जब पैसा ज़्यादा होता है, तो यहाँ से किसी भी तरह से पैसा निकाला जाता है। यहाँ पर पैसा डाला जाता है जब इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाती है। आरबीआई का क्या टारगेट है? 2% मतलब 4% से 2% ज़्यादा, 2% कम, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में है तो ठीक है। जब महँगाई बढ़ जाती है मान लीजिए 8%, तो आरबीआई यहाँ से पैसा निकालती है, और जब महँगाई 2% से कम हो जाती है तो आरबीआई यहाँ पर पैसा डालती है। तो इतनी कहानी जो है आरबीआई जब देखती रहती है, आरबीआई मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी देखती रहती है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। और महंगाई कहाँ पर देखी जाती है? महंगाई देखी जाती है सीपीआई। सीपीआई का सर्वे होता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका जब रिजल्ट आता है, इसकी जब अनाउंसमेंट होती है तो आरबीआई देखती रहती है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही होती है तो आरबीआई सॉरी बार-बार आरबीआई आ रहा है। सीपीआई का सॉरी एमपीसी पैसा निकालने की कोशिश करती है, और अगर महंगाई कम हो रही होती है तो पैसा डालने की कोशिश की जाती है। इस तरह से एमपीसी काम करती है। अब इसके पास कौन-कौन से टूल है जिनकी मदद से पैसा डाला जाता है या पैसा निकाला जाता है या पैसे को इनफ्लो पर कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए एक तो हमारा पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि हम सब बैंक से जुड़े हुए हैं, सारा पैसा बैंक में है, लोग बैंकों से पैसा लेते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं। और आपको अगर लोन चाहिए, आपको अगर उधार चाहिए, आपको अगर कार के लिए पैसा चाहिए, आपको अगर घर के लिए पैसा चाहिए, आपको अगर बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, आपको अगर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो सारी चीज़ें आप बैंकों से ही पैसा लेते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने सोचा कि एक जो पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, वो एक हमारे लिए टैप की तरह काम करता है, एक नल की तरह काम करता है। तो इस नल को कभी बंद किया जा सकता है और कभी खोल दिया जा सकता है। कभी बंद करना होता है और कभी खोलना होता है। यहीं से पैसे को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कैसे होता है ये सारा काम? इसे भी एक दूसरी कहानी से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या है? मान लीजिए ये बैंक है, ठीक? बैंक है, कोई सी भी एक बैंक है। यहाँ पर आप पैसा जमा करने जाते हैं, और कोई दूसरा आदमी है जो यहाँ से उधार माँगने आया है। आपने यहाँ पर 1000 रुपए जमा किए, इसने 1000 रुपए उधार ले लिए। आरबीआई ने जो आपका पैसा था उसे घुमा के इसको दे दिया। आपको कहा कि आपको 5% ब्याज मिलेगा, इससे कहा कि तुमको 8% ब्याज देना पड़ेगा। 3% का जो यहाँ पर मार्जिन है ब्याज में, वो हमारी बैंक कमा लेती है। लेकिन आरबीआई ने एसबीआई से कहा कि भाई साहब देखो, सुनो, सारा पैसा उठा के उधार में नहीं देना है। अगर किसी ने 1000 रुपया जमा किया है, टोटल दिन भर का 1000 रुपया जमा यहाँ पर आया है, तो आपको क्या करना है, 4% तो हमको देना है, यानी आरबीआई को देना है। क्यों देना है? अगर मान लीजिए आपकी बैंक बंद हो जाती है, तो ये जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा कौन देगा? तो आरबीआई ने कहा कि आप हमारे पास 4% जमा करो।
फिर अपनी कुल जितनी भी लाइबिलिटी है, मतलब 1000 रुपया अगर यहाँ पर आया है, 1000 रुपये मान लीजिए सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में आया है, ठीक है, और 1000 रुपये यहाँ पर एफडी में आया है, तो टोटल 2000 रुपये आया। अब ये जो 2000 है ये कुल इसकी लाइबिलिटी हुई, किसकी? बैंक की। भले ही वो सेविंग बैंक में आया, सेविंग अकाउंट में आया हो, भले ही वो करेंट अकाउंट में आया हो, या भले ही वो फिक्स डिपॉजिट में आया हो या रिकरेंट डिपॉजिट में आया हो, ठीक है। तो ये सारा जो पैसा है अपनी जो बैंक है उसने लिया है, और उसको लिया है तो कभी ना कभी तो चुकाना ही पड़ेगा। आज चुकाना पड़े चाहे वो 1 साल बाद चुकाना पड़े, देना तो है। तो इसको कहते हैं लाइबिलिटी। और टोटल इसको कहते हैं क्योंकि आप सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो इसको कहते हैं डिमांड। और ये जो है ये टाइम लाइबिलिटी है, क्योंकि 1 साल में चुकाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी पैसा देना है, नेट यानी टोटल, डिमांड यानी कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, कभी भी पैसा मांगा जा सकता है। मान लीजिए जितना पैसा आया बैंक में और सारा पैसा उठा के किसी को उधार दे दिया, और फिर आपको ज़रूरत पड़ी आपके सेविंग बैंक से पैसा निकालने की। कभी कभी देखा भी होगा, आप पैसा निकालने जाते हैं और बैंक कहते हैं कि भाई साहब इतना पैसा नहीं है, होता है ऐसा। तो ये स्थिति में, इस सिचुएशन में, इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने कहा कि भाई साहब आपको कुछ परसेंट अपने पास रखना होगा, किसी को उधार नहीं देना है। 4% हमको दो, कुछ परसेंट मान लीजिए, यहाँ पर सिचुएशन के लिए हम मान लेते हैं 18%। तो 18% पैसा अपने पास रखो, बाकी जो पैसा है उसको उधार देना है, सारा पैसा उधार नहीं देना है। तो यहाँ पर ये जो दो मद हैं, ये जो 4% वाला और ये जो 18% वाला, इन दोनों को आरबीआई ने रिजर्व अलग रखवा दिया है। इनको, ये वाला जो है 18% वाला, ये बैंक अपने पास रखेगा, बैंक में रखेगा, और ये जो परसेंट है 4% वाला, ये आरबीआई को देगा। तो ये दोनों अलग रखवा लिए। अब आरबीआई अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उधार दिलवाना है, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा डालना है, तो आरबीआई बैंक को कहेगा 18% मत रखो, इसको 10% रखो, 8% पैसा और उधार दे दो। मतलब आरबीआई ने पैसा डलवा दिया अपना, क्या कहते हैं उसको, अर्थव्यवस्था में पैसा डलवा दिया। और ये जो 4% है उसमें आरबीआई ने कहा कि 2% ही मुझे दो, बाकी पैसा आप उधार दे दो लोगों को। तो जब पैसा ज़्यादा उधार देने के लिए होता है तो वहाँ पर अपना जो रेट होता है, ब्याज की दर होती है, वो गिरती है। और लोग अगर कम ब्याज पे पैसा मिलता है तो उधार लेते हैं, उसको निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, कार खरीदते हैं, गाड़ी, अपना घर खरीदते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, दुकान खोलते हैं। इतनी सारी चीज़ें, जितनी भी अर्थव्यवस्था में एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर भी बैंक का पैसा, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जहाँ पर भी पैसा खर्च किया जा सकता है, लोग उधार लेते हैं, खर्च करते हैं, और इस तरह से हमारी व्यवस्था चलती है। तो दो चीज़ें हो गई, ये जो 2% वाली और ये जो 4% वाली, मतलब जो आरबीआई के पास पैसा रखना होता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, जितना पैसा आएगा, जितना पैसा आया मतलब बैंक में जमा हुआ, वो तो बैंक की लाइबिलिटी हो गई, भले ही वो सेविंग अकाउंट से आए, भले ही वो करेंट अकाउंट से आए, भले ही वो फिक्स डिपॉजिट से आए। तो सारी जो लाइबिलिटी है उसको हम कहेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल। तो एनडीटीएल का आपको कुछ परसेंटेज आरबीआई को देना होता है, तो इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। उसमें से कुछ परसेंट होता है जो आपको अपने खुद के पास रखना होता है, उसको कहते हैं एसएलआर। ये वाला पैसा तो सारा कैश होता है, और ये जो एसएलआर है वो आप कैश भी रख सकते हैं, वो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रख सकते हैं, उसको आप गोल्ड के रूप में भी रख सकते हैं, आपको जैसा रखना हो वैसा रख सकते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो सीआरआर और एक एसएलआर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सीआरआर देख लिया हमने, सीआरआर देख लिया, एसएलआर देख लिया। इसके बाद मान लीजिए ये बैंक है हमारी। अब बैंकों को क्या करना होता है, दिन भर बैंक खुली रही है, बैंक ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन किए हैं, आपके क्या कहते हैं उसको, चेक के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफ़र किया है या दिया है, या फिर आरटीजीएस वगैरह ये भी किए हैं, सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं।
लेकिन तुरंत सारे ट्रांज़ैक्शन सेटलमेंट नहीं होते हैं। आरबीआई मतलब कोई भी बैंक दिन भर काम करता है, बैंक बंद होता है, उसके बाद सारे ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर सेटल होते हैं और सारे ट्रांज़ैक्शन जब सेटल होते हैं तो उसके लिए डेली का सारी बैंकों को पैसा लगता है। जितना डिपॉज़िट आया अगर उससे ज़्यादा का ट्रांसफ़र हुआ है, उससे ज़्यादा पैसा निकला है, तो उसकी भरपाई करने के लिए पैसा चाहिए। और अगर मान लीजिए ज़्यादा डिपॉज़िट आया है और पैसा कम गया है, तो उस पैसे को खपाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि एक रात का जब हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो एक दिन का ब्याज भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि दिन भर का ट्रांज़ैक्शन करने के बाद कभी-कभी बैंकों को ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी बैंक को 500 करोड़, 1000 करोड़ की ज़रूरत पड़ी, तो अ, आरबीआई ने व्यवस्था करके रखी है कि वहाँ से आप पैसा ले सकते हैं। तो आरबीआई इसे पैसा देगी उधार का और ये इसे ब्याज चुकाएगा और ब्याज जिस दर पर लगता है उसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट। होता क्या है, किस चीज़ का रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट होता है? यहाँ पर बैंक को आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है, जीसेक रखना पड़ता है और इनका एक एग्रीमेंट होता है कि भाई साहब हम ये पैसा वापस देंगे और ये जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हमें वापस मिलनी चाहिए। तो इसको कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई उधार दे रहा है, आरबीआई ब्याज लेगा तो किसी रेट पर लेगा और जिस रेट पर पैसा वापस आना है उसको हम कहेंगे रेपो रेट। तो रेपो रेट पर पैसा वापस आएगा। फिर कभी-कभी ये होता है कि बैंक के पास पैसा बच जाता है, रात भर पैसा पड़ा रहेगा या एक दिन के लिए पैसा पड़ा रहेगा, तो आरबीआई अपना बैंक सोचता है कि आरबीआई के पास रख देते हैं। आरबीआई भी कभी-कभी इस तरह के डिपॉज़िट के लिए प्रोत्साहित करता है। आरबीआई जब चाहता है कि ये जो पैसा इसके पास बचा है, मान लीजिए 500 करोड़ रुपया बचा, अब बैंक चाहेगी कि इस पर ब्याज मिल जाए, भले ही कम पैसा मिले, भले ही कम ब्याज मिले, किसी को उधार दे देते हैं तो कोशिश की जाती है कि किसी न किसी को उधार दे दिया जाए। तो कभी आरबीआई चाहती है कि भाई साहब ये पैसा मार्केट में नहीं जाना चाहिए, तो बैंकों से कहा जाता है कि हमारे यहाँ डिपॉज़िट करो, हम उस पर आपको ब्याज देंगे और उस ब्याज दर को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई पैसा रखती है अपने यहाँ और ब्याज देती है बैंकों को। और जब बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं और जिस रेट पर अपना ब्याज चुकाते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। तो हमने देखा रेपो रेट, हमने देखा रिवर्स रेपो रेट। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि रिवर्स रेपो रेट पे पैसा नहीं मिल पाता, सॉरी रेपो रेट पर कभी-कभी पैसा नहीं मिल पाता। बैंक को ओवरनाइट मनी चाहिए, एक रात के लिए पूरा हमारा जो सेटलमेंट है वो करना है। अब उसके लिए पैसा चाहिए, हमारा सीआरआर में पैसा रखना है, एसएलआर में पैसा रखना है और सारे सेटलमेंट करने हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए कभी-कभी हमें रेपो रेट से पैसा नहीं मिल पाता है। यहाँ पर एक दूसरी व्यवस्था है, दूसरी क्या व्यवस्था है कि एमएसएफ से पैसा ले लिया जाए। अब ये एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है नहीं, जिस पर हमको रेपो से पैसा मिल सके, तो रेपो से पैसा मिलेगा नहीं। तो आरबीआई ने व्यवस्था करके रखी है कि ये जो एसएलआर है, इसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो हमारे पास जमा कर दो और उसके आधार पर पैसा ले लो। अब ये वाली जो रेट है वो रेपो रेट से थोड़ा-सा ज़्यादा ही होगा। मान लीजिए ये 5.25 है, तो वो 5.5% होगा। तो ये जो अलग से व्यवस्था करके रखी है, वो है जैसे हमारा ये रेपो है, वैसा ही एमएसएफ है। रेपो और एमएसएफ एक तरह की चीज़ है, बस रेपो में क्या होता है ब्याज दर कम होती है, एमएसएफ में ब्याज दर ज़्यादा होती है, दोनों ओवरनाइट के लिए होते हैं और इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं वो एसएलआर से आती हैं, रेपो वाली सिक्योरिटीज़ एसएलआर से नहीं आती हैं। तो एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलग से रख के रखी थी, आरबीआई ने कहा वही दे दो और पैसा ले लो। तो ये एमएसएफ हो गया। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, एमएसएफ। कभी-कभी ये होता है कि आरबीआई के पास बैंक पैसा जमा करना चाहते हैं, पैसा बच गया है, तो आरबीआई कहता है कि भाई साहब हम रिवर्स रेपो रेट पर पैसा नहीं रखेंगे, उसमें ज़्यादा ब्याज देना होता है, हमें ज़रूरत भी नहीं है पैसे की और आप चाहे तो उधार दे सकते हैं। लेकिन फिर इस तरह की दूसरी रिवर्स रेपो रेट की पैरेलल एक व्यवस्था बनाई गई जिसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? रिवर्स रेपो रेट की तरह ही एक व्यवस्था है जिसमें बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं और उस पर उन्हें ब्याज मिलता है, लेकिन कम ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट से कम ब्याज आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट से कम ब्याज पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मिलती है, तो उसको यूज़ करके बैंक अपना जो पैसा बचा है उसको आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और उसके बदले उन्हें थोड़ा सा ब्याज मिल जाता है। तो एसडीएफ हो गया।
SDF, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशो, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF और STF। इसके अलावा क्या होता है, बाकी अगर कुछ आएगा तो हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानी हमें यहाँ पर पहले समझनी होगी ताकि हम समझ सकें कि एमपीसी और क्या क्या फैसले लेती है। सारे फैसले, जैसे हमने बात की एसडीएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे फैसले एमपीसी नहीं लेती। एमपीसी कुछ फैसले ही लेती है, जैसे रेपो का फैसला है, रिवर्स रेपो रेट का पैसा है, एमएसएफ का पैसा है, इनका क्या रेट होगा उसको लेकर फैसले लेती है। सारी चीज़ें एमपीसी हर 2 महीने में नहीं देखती है। कुछ चीज़ें पहले से लंबे समय के लिए फिक्स होती हैं, उसके लिए जो हमारी जो आरबीआई का बोर्ड है वो फैसले लेता है। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं उनका फैसला हर 2 महीने में हमारी एमपीसी लेती है। तो एक चीज़ हमने क्या समझी, पहली चीज़ हमने समझी कि अगर आरबीआई देखती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा है तो उसे निकालने की कोशिश की जाती है। कभी देखती है कि अगर मार्केट में पैसा कम है तो उसमें पैसा डालने की कोशिश की जाती है। अब आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि पैसा मार्केट में ज़्यादा है या कम है, तो उसका इंडिकेटर है, उसका लक्षण है। जैसे बुखार आने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ही मार्केट में पैसा ज़्यादा आने पर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन देखी जाती है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है कि महंगाई ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है अर्थव्यवस्था में, तो एमपीसी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो एमपीसी है वो बताएगी। अब सीपीआई बताएगी। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देखकर एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या करेगी, अपने हिसाब से पैसा डालेगी या अपने हिसाब से पैसा निकालेगी। इसका रेट, रेपो रेट कम करेगी, ज़्यादा करेगी, रिवर्स रेपो रेट कम ज़्यादा करेगी, एमएसएफ का रेट कम ज़्यादा करेगी। ये सारी चीज़ें करती है। तो क्या क्या चीज़ कर रही है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक तो रेपो रेट, जैसे हमने बात की कि आरबीआई है, ये बैंक है, इसको पैसा चाहिए, पैसा यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ब्याज मिलेगा, जिस रेट पर मिलेगा उसको रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है, अगर रेपो रेट बढ़ा, इसका मतलब है कि उधार लेना महंगा। रेपो रेट बढ़ा मतलब ब्याज दर बढ़ गई, ब्याज दर बढ़ी इसका मतलब है कि अब कर्जा लेना महंगा हो गया। कर्जा लेना महंगा हो गया तो कर्जा लोग लेंगे नहीं, जब कर्जा नहीं लेंगे तो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं है तो मतलब महंगाई पर कंट्रोल। इसी तरह से उल्टा भी होता है, रेपो रेट कम, कर्जा लेना सस्ता, कर्जा लेना सस्ता तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे तो उसको खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निवेश आएगा, या फिर लोग मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इस तरह से महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो रेपो रेट इस तरह से काम करती है। यहाँ से आप और भी डिटेल में देख सकते हैं। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, अगर बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा जमा हो जाता है तो उसको आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। कभी कभी जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसको प्रोत्साहित करती है कि भाई हमारे पास पैसा जमा करो। क्यों प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल बैंक है नहीं चाहती कि अर्थव्यवस्था में पैसा जाए, उसको कंट्रोल कर किया जाता है रेपो रेट से। तो रेपो रेट अगर बढ़ाई जाती है, इसका मतलब है कि बैंकों के पास जो पैसा है वो पैसा आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। अगर मान लीजिए बैंक किसी और को उधार देता है तो वहां पर रिस्क होता है कि पैसा पूरा वापस आएगा या नहीं आएगा। और अगर बैंक अपनी अपनी रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा करता है तो इस बात की गारंटी है कि पैसा तो आना ही है। अपना आरबीआई पैसा लेकर कहाँ जाएगा, आरबीआई पैसा छाप के दे देगा लेकिन देगा जरूर। तो ऐसे ही अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और बाजार से तरलता घट जाती है, बाजार से लिक्विडिटी, बाजार से पैसा कम हो जाता है। वैसे ही अगर रेपो रेट कम होता है तो हमारे जो बैंक है वो ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। मतलब आरबीआई अगर ब्याज नहीं देगा रिवर्स रेपो रेट पर तो बैंक सोचते हैं कि यार आरबीआई तो कम पैसा दे रहा है, किसी और को ज्यादा मैं उधार दे दूं। तो इसी तरह से मार्केट में पैसा डल जाता है। ठीक, पैसा डलता है तो वो डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। तो इस तरह से रिवर्स रेपो रेट काम कर रहा होता है। ये जो पिक्चर है इससे समझ सकते हैं। कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा कर रहा है, ये पैसा है सेंट्रल बैंक के पास। फिर एमएसएफ की बारी आती है। रेपो देखा, रिवर्स रेपो देखा, अब हम एमएसएफ देखेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। आपातकालीन स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि अपनी जो एसएलआर इक्विटीज है, एसएलआर सिक्योरिटीज है, उनको जमा किया जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई उस पर पैसा देता है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आरबीआई के पास जाएंगी, इसके पास पैसा आएगा, ये ब्याज देगा, जिस रेट पर ब्याज देगा वो है एमएसएफ। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जैसे रेपो पे पैसा मिल रहा था, कभी रेपो पे पैसा नहीं मिला, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं थी, या फिर जो हमारे रेपो ऑक्शन हो गया उसमें पैसा नहीं मिला, तो ये जो दूसरी व्यवस्था है एमएसएफ, इसका यूज कर सकते हैं। फिर बैंक रेट होता है, इसको हमने शायद छोड़ दिया था। बैंक रेट क्या होता है, ये जो एमएसएफ है, ये रेपो है, ये रिवर्स रेपो है, वो 1 नाइट के लिए होता है। ये लगभग 14 दिन तक के लिए होता है।
और इसका जो ब्याज दर है वो रेपो से थोड़ा सा ज़्यादा है। आरबीआई आपको पैसा देगा लेकिन ब्याज ज़्यादा लेगा और ज़्यादा समय के लिए इसमें पैसा मिलता है। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको नहीं देनी होगी, यहाँ पर कोई रिपर्चेसिंग एग्रीमेंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन ब्याज दर रेपो से ज़्यादा है। फिर सीआरआर की जैसे हमने बात की, सीआरआर में क्या होता है कि बैंक अपनी कुल जमा, जैसे अपना ये जो कस्टमर है, कस्टमर ने डिपॉजिट किया कहाँ पर, कमर्शियल बैंक में, उसमें से एक हिस्सा आपने आरबीआई को देना होता है ताकि कभी इमरजेंसी की स्थिति में, कभी कभी आपातकालीन स्थिति में इस पैसे का यूज़ किया जा सके, इसको कहते हैं सीआरआर। और फिर जैसे एसएलआर की बात की थी हमने, एसएलआर क्या होता है, तो एसएलआर में जैसे 5% तो दे दिया, उसके बाद जितना पैसा आया, चाहे वो लोगों ने जमा किया हो चाहे कंपनीज ने जमा किया हो, उसका एक हिस्सा आपको रखना होता है। जितनी आपकी लाइबिलिटी है, नेट लाइबिलिटी, नेट डिमांड, जो कभी भी पैसा जा सकता है, सेविंग अकाउंट का पैसा, करेंट अकाउंट का पैसा, और आपकी डिमांड, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट लोग अगर तोड़वाने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो आपकी जो डिमांड डिपॉजिट है उसका 18% आपको फिक्स नहीं होता, बढ़ता रहता है या कम भी हो सकता है, घटता बढ़ता रहता है। तो ये जो हिस्सा है वो आपको रखना होता है आपके पास, आपको इसको उधार नहीं देना है। तो ये जो है वो है एसएलआर। फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर फैसले लिए जाते हैं। इनके अलावा कुछ चीज़ें होती है जिनमें फैसले नहीं होते, लेकिन वो भी हमारी मॉनेटरी जो टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है, उनको इम्प्लीमेंट करने में काम आते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, हालांकि इस पर एमपीसी फैसला नहीं लेती है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिनमें क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है, कभी खरीदती है। अगर मान लीजिए बेचा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई ने बेचा है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो बेचा है इसका मतलब यहाँ से उसको पैसा मिलेगा, मतलब लिक्विडिटी को अर्थव्यवस्था से कम कर लिया। वैसे ही अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है आरबीआई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी और पैसा देगी, इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा डाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, हालांकि इनमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फैसला नहीं लेती है। तो ये वाली चीज़ जो थी एमपीसी और एमपीसी के क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, इनके बारे में भी अब हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारी अग्नि 3 मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो दो तरह की मिसाइल हैं, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी है क्रूज मिसाइल। ठीक, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है, इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये भारत है, भारत से हमने मिसाइल छोड़ी, मिसाइल जाती ऊपर और फिर अपने टारगेट पर आती है। ठीक, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल क्या होती है, जैसे यहाँ से छोड़ी तो ये, जैसे हम दिवाली का रॉकेट चलाते हैं नीचे, अगर मान लीजिए कभी आपने दिवाली के रॉकेट को आड़ा चलाया है, आपने अपनी जो अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल चलाया है, तो वैसे जो मिसाइल चलती है वो होती है क्रूज मिसाइल। जब आपको लंबी दूरी का, जब आपको बहुत दूर का टारगेट हिट करना है, तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल यूज करनी होती है, क्योंकि ये पहले तो धरती के बहुत ज़्यादा हाइट पर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करके या फिर अपने जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। लेकिन अगर आपको, अब ऐसे में क्या होता है कि जो कहीं पर आपके जो मिसाइल से बचने के जो सिस्टम्स लगे होते हैं, उनमें ये मिसाइल पकड़ी जा सकती है, इन मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है, और फिर उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए वहाँ से भी कोई मिसाइल दागी जा सकती है। और ऐसे में फिर जो जिस टारगेट पर हम मिसाइल दागना चाह रहे थे, जिस टारगेट को हम हिट करना चाह रहे थे, वहाँ पर फिर हमारा ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो वहाँ पर फिर क्रूज मिसाइल काम आती है, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर, एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर देती है। लेकिन जब लंबी दूरी की बात होती है तो फिर हमारे लिए बैलिस्टिक मिसाइल ही काम आती है। अब हमारे पास ये जो अग्नि 3 मिसाइल है, ये तो पहले से है, लेकिन हमने क्या किया है, इसका एक परीक्षण किया है, और परीक्षण किया है तो सफलतापूर्वक हुआ है। कहाँ से हुआ है, उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा हम इस तरह के जितने भी परीक्षण हैं वो उड़ीसा के तटों से ही करते हैं और चांदीपुर से ही करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है। तो यहाँ से इस बहाने हम देख लेते हैं अग्नि 3 मिसाइल के बारे में। तो अग्नि 3 मिसाइल पहले से है, बस हमने फिलहाल इसको चला के देखा है कि चल रही है या नहीं चल रही है, और कुछ माइनर से इसमें बदलाव किए होंगे। मीडियम रेंज की है, एक चीज़ याद रखनी है, बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरी चीज़ याद रखनी है, अग्नि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है।
जो अग्नि मिसाइल की जो हमारे पास सीरीज है उसका ही एक हिस्सा है। तो हमने वैसे तो अग्नि 5 तक बना लिया, अग्नि 5 के बाद भी मिसाइल प्राइम भी बन चुकी है, लेकिन हमारे पास ये जो अग्नि 3 थी उसका हमने फिर से टेस्ट किया है। कितनी क्षमता है इसकी? रेंज है लगभग 3000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की रेंज है। सॉलिड फ्यूल है, 2 स्टेजेस में है, दोनों स्टेज 2 स्टेजेस में है। मिसाइल को लॉन्च करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। वॉरहेड, मतलब वॉरहेड क्या होता है? जैसे ये मिसाइल होती है, एक स्टेज 2 स्टेज वाली हो गई, इसमें भी फ्यूल होता है, इसमें भी फ्यूल होता है। पहले ये चलता है, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये अलग हो जाता है, फिर ये चलता है, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पर होता है वॉरहेड। वॉरहेड का मतलब होता है कि इसमें हथियार रखा हुआ है, इसमें बॉम्ब रखा हुआ है, वहां जाकर छोड़ देता है अपने टारगेट पर, और फिर वहां पर अपना जो टारगेट है वो हिट हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर सक्षम, मतलब हमारा जो वॉरहेड है उसमें हम न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। सिंगल वॉरहेड है, मतलब एक ही वॉरहेड रखा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी कोई कोई सी मिसाइल ऐसी होती हैं जहां पर एक से ज़्यादा वॉरहेड रखे जा सकते हैं, एक से ज़्यादा टारगेट को हिट किया जा सकता है, एक बार में एक से ज़्यादा जगहों पर हम हमारे जो हथियार है, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है उनको गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल वॉरहेड सिस्टम ही है, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मीडियम रेंज, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि सॉलिड फ्यूल, जैसे कि 2 स्टेज, जैसे कि सड़क से संचालित करना, रेल से संचालित होना, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जैसे कि न्यूक्लियर केपेबल, जैसे कि सिंगल वॉरहेड, जैसे कि पेलोड क्षमता, तो वजन तो 1.5 से 2 टन यहाँ पर वॉरहेड। और ये MIRV सिस्टम पर काम नहीं करती है। अब ये MIRV सिस्टम क्या होता है? MIRV सिस्टम होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब जैसे हमने बात की कि एक बार में एक ही यहाँ पर सिंगल वॉरहेड सिस्टम है, एक से ज़्यादा यहाँ पर हम वॉरहेड नहीं रख सकते हैं और एक से ज़्यादा टारगेट को हिट नहीं कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। रणनीतिक महत्व इसका है क्योंकि जैसे हमने बात की कि बहुत लंबी दूरी है, 3000 से लेकर 3500 की रेंज है, तो यहाँ पर हम बड़े टारगेट हिट कर सकते हैं। और हम जैसे जिस उस पर काम करते हैं, जिस सिद्धांत पर, जिस फिलॉसफी पर काम करते हैं कि हम पहले किसी भी देश के ऊपर नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी के तहत हमला नहीं करेंगे। अगर लेकिन हमारे ऊपर हमला आता है तो हम उसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं। 2006 में इसका परीक्षण हुआ था पहली बार, सफलतम परीक्षण 2008 में हुआ था, सेवा अंशम 2011 में हुई, और अब फिर से इसका टेस्ट करके देखा है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ से थोड़ा शॉर्ट में आप देखकर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद है चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? सबसे पहली बात, जब भी चाबहार पोर्ट के बारे में बात आती है तो चाबहार पोर्ट आपको याद रखना है ईरान के बारे में। ईरान के साथ साथ आपको एक और याद रखना है, ग्वादर पोर्ट। इन दोनों, ये पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, यहाँ पर बैठा है चाइना, क्योंकि चाइना ने इस पोर्ट को डेवलप किया है। और कहीं पर भी अगर मान लीजिए हम कहीं पर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बड़े धर्मात्मा हैं या फिर हम कोई देवदूत हैं जो कहीं पर जाकर और किसी का भला कर रहे हैं, बल्कि हमारे इंटरेस्ट होते हैं। पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, वो है ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट। सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरेस्ट पर काम चलता है। तो हम कहीं पर जाते हैं तो कुछ फ़ायदा उन्हें देते हैं, कुछ फ़ायदा हम लेते हैं। अब वैसे ही चाइना यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है ग्वादर में। अब ग्वादर में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि चाइना यहाँ पर अपनी सेना भी रखेगा, भले ही किसी दूसरे फॉर्म में रखे, लेकिन यहाँ पर होते हैं। कभी कभी इनका यूज़ हथियारों को रखने के लिए भी किया जा सकता है, कभी कभी युद्ध में भी किया जा सकता है। और ग्वादर की जो डिस्टेंस है भारत से काफ़ी ज़्यादा कम है। और कभी अगर युद्ध जैसी स्थिति, कभी टेंशन जैसी स्थिति होती है तो यहाँ से भी चाइना इस लोकेशन का भी यूज़ कर सकता है। तो ग्वादर है, ग्वादर से ये 72 किलोमीटर दूर है चाबहार। तो ग्वादर ग्वादर से 72 किलोमीटर दूर चाबहार, और चाबहार में भारत एक टर्मिनल का अपना डेवलपमेंट कर रहा था, और वहाँ से इस पोर्ट का यूज़ अपना अफ़गानिस्तान तक जाने के लिए, अपने जो मिडिल एशिया के देश है वहाँ तक जाने के लिए इसका यूज़ कर रहा था। और इसमें एक सड़क बनाने के लिए भी प्रस्ताव है, जैसे ज़ाहिदान, ज़ाहिदान से जरान, जरान से काबुल। तो यहाँ से सड़क है तो अफ़गानिस्तान तक जा सकते हैं, क्योंकि भारत का अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है,
भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की ठीक से बनती नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और ऊपर से यहाँ पर हम मानवीय सहायता भी भेजते हैं और हमें जब व्यापार करना होता है तो हमें अफ़गानिस्तान से होते हुए जो मध्य एशिया की कंट्रीज़ है वहाँ तक भी जाना होता है। तो ये जो सारे इंटरेस्ट हैं हमारे, यहाँ तक हमारे जो इंटरेस्ट फुलफ़िल करने के लिए हमें अफ़गानिस्तान जाना है। पाकिस्तान हमें यहाँ से जाने नहीं देता है, क्योंकि जो सड़क का रास्ता है वो तो पहले अपना पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चले जाओ, लेकिन पाकिस्तान जाने नहीं देता। इसलिए हमने यहाँ से एक दूसरा रास्ता ढूँढा कि हम पहले जाएँ अपना चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते या रेल के रास्ते अफ़गानिस्तान पहुँचा जा सकता है। लेकिन अब हुआ क्या है कि इसी बीच में अपना अफ़गानिस्तान और ईरान, अपना यूएस के बीच में टेंशन बढ़ गई है। और यूएस ने सैंक्शन लगा दिए हैं कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा या किसी भी तरह के संबंध रखेगा, उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा। अब इस मजबूरी में हमको चाबहार पोर्ट छोड़ना पड़ गया है। चाबहार पोर्ट छोड़ा है, लेकिन उसको लेकर कुछ हमारे एग्रीमेंट थे, उसको लेकर हमारे पास हमें कुछ हमने कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट करके रखे थे। लगभग 120 बिलियन डॉलर, 120 मिलियन डॉलर का हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर हमने फाइनेंशियल एड का टारगेट रखा था, कमिटमेंट किया था, जिसको हम अब भुगतान कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा है, यूएस ने सैंक्शन लगाया है ईरान के ऊपर, तो भारत ने कहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लोग रहते हैं, तो हमें कुछ समय तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा 6 महीने का समय ले लो। तो 6 महीने तक की हमें छूट मिली है, और इस छूट को पूरा करने से पहले ही हमने ये जो 10 साल के लिए 120 मिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया था, उसको अभी ही पूरा कर दिया है। वैसे 10 साल में देने थे। मई 2024 में हमने कहा था कि 10 सालों में देंगे इतना पैसा, लेकिन हम अभी ही सारा पैसा दे चुके हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 6 महीने का विंडो है। अमेरिका ने छूट दे के रखी है, तो हम यहाँ से अभी ही सारा पैसा दे दिया है। अब फिर क्या हुआ है, अगर अमेरिका सख्ती दिखाता है तो यहाँ से दोबारा इस पोर्ट पर भारत ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, तो उसको लेकर भारत अभी बाहर निकलने की तैयारी में है। और भारत ने ये जो 2026-27 का जो बजट आया है, उसमें भी चाबहार के लिए कोई एलोकेशन नहीं दिया है। तो उसको लेकर भी संकेत तो यही है कि अभी लंबे समय के लिए हम चाबहार से दूरी बनाकर रखने वाले हैं। और यही कारण है कि जो पैसा हमें 10 साल में देना था, वो हम 2 साल में देकर अब बाहर हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कभी भविष्य में इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, जैसे हमने 10 साल के लिए पैसा देना था और जो अभी दे चुके हैं, तो उसको लेकर भारत और ईरान के बीच में वैसे तो संबंध अच्छे ही हैं, और भविष्य में जब भी हमारे पास इस तरह की परिस्थितियाँ होंगी तो हम फिर से वहाँ जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। चाबहार जैसे अफ़गानिस्तान तक जाने के लिए, मध्य एशिया तक जाने के लिए, अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी था, और इसका हम यूज़ लंबे समय से कर ही रहे थे। ईरान की तरफ से भी कहा है कि भारत ने, बाकी ये सब चीज़ चलती रहती है, कौन क्या कहता है, ये सारी चीज़ होती रहेंगी, राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। 2019-20 में एक बार प्रतिबंध लगे थे, और इस बार और ज़्यादा प्रतिबंध लगे हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध लगे 2019 में, तब हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था। बड़े पैमाने पर हम ईरान से तेल खरीदा करते थे एक समय, जैसे रूस से खरीदते थे अभी कुछ दिनों पहले तक, और अब हमारे ऊपर दबाव है कि रूस से तेल ना खरीदा जाए। वैसे ही ईरान के उससे भी हम तेल खरीदते थे, और अमेरिका के चलते हमने ईरान से भी तेल खरीदना बंद कर दिया था। बाकी ब्रिक्स का ईरान सदस्य है ही, ये चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। चाबहार पोर्ट की लोकेशन, चाबहार पोर्ट का जो स्ट्रेटेजिक महत्व है, 2-4 चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक तो ग्वादर पोर्ट पे चाइना है, इसके लिए भी चाबहार ज़रूरी है। ट्रेड के लिए चाबहार ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान तक जाने के लिए, मध्य एशिया तक जाने के लिए ज़रूरी है। ईरान से रिलेशन बनाने के लिए भी ज़रूरी है। हमारी इंटरनेशनल प्रेज़ेंस के लिए भी ज़रूरी है। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में, हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन एड चलते हैं, उसके लिए भी अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। ग्वादर से 72 किलोमीटर दूर है। यहाँ का जो अपना सिस्तान बलूचिस्तान वाला प्रांत है, वहाँ पर है, उसको भी देख लेना है। बाकी तो चाबहार से इतना ही था। चाबहार को लेकर भी बार-बार अभी खबरें आ ही रही थी, और आने वाले भी हैं। इसके बाद हमारे न्यूज़ है पेपिटा सेट को लेकर। 84 वर्ष की हैं, लेखिका हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पद्मश्री पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने केरल की संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, सफल प्रयास रहे हैं, और अब इन्हें 84 वर्ष की उम्र में भारतीय नागरिकता मिलने जा रही है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, वो हुआ है जिला कलेक्ट्रेट में, और जो कलेक्टर हैं वहाँ के, अर्जुन पांडियन, उन्होंने इन्हें ये
अपनी नागरिकता प्रदान की है और सारा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ है। ये केरल की संस्कृति से इतनी गहरी तौर पर जुड़ी हुई हैं, केरल की संस्कृति के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है कि इन्हें केरल की अडॉप्टेड डॉटर, दत्तक पुत्री कहा जाता है। और फिर भारत में ही लंबे समय से काम कर रही हैं। जब ये 27 साल की थी तभी भारत आ चुकी थी, पूरे भारत में घूमा इन्होंने और ब्रिटेन में जन्मी हैं। अपनी नानी की डायरी से इनकी रुचि भारत में विकसित हुई और फिर तब से लेकर भारत में रह रही हैं, काम कर रही हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जानी जाती हैं और भारत में और केरल की संस्कृति को फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2012 में पद्मश्री मिला था। एक पुस्तक भी है इन्होंने जो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी का एक्सपीरियंस या फ़ोटोग्राफ़ी दिखाई है, वो है इन गॉड्स मिरर द थीम्स ऑफ मालाबार। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। बाकी पेपिटा जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप इनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है 30 वीक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए, अबॉर्शन के लिए। आप जानते हैं कि हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसमें 24 महीने तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है कि 30 सप्ताह की गर्भावस्था को भी चिकित्सीय रूप से समाप्त किया जा सकता है। अब क्यों ऐसा कहा है? ऐसा इसलिए कहा है कि न्यायालय का कहना ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि किसी भी महिला को, विशेषकर कोई नाबालिग है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भाधान या गर्भधारण रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये तर्क है हमारी न्यायालय का और ये जो फैसला है बीबी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां का। उज्जवल भुइयां के बारे में हमने थोड़े दिन पहले भी एक न्यूज़ पढ़ी थी, ध्यान होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। एक चीज़ यहाँ पर, एक शब्द ध्यान रखना है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी या प्रजनन स्वायत्ता। मतलब कोई भी महिला अपनी मर्जी से गर्भधारण करना चाहे या चाहती है या नहीं चाहती, इसका फैसला उसका होना चाहिए। तो ये बातें कहलाती हैं, ये जो फैसला है उसका, ये जो उसकी ऑटोनॉमी है वो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है। आप मजबूरी में उससे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। आप मजबूर करके किसी महिला को गर्भधारण रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अपने न्यायालय ने कही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उस लड़की को 30 साल की अपनी गर्भधारण जो अवस्था है उसे समाप्त करने का फैसला दिया है। लड़की ने गर्भधारण रखने की अनिच्छा जताई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी इच्छा का सम्मान किया है। चूँकि लड़की अभी नाबालिग है और गर्भधारण प्रथम दृष्टया अवैध है, क्योंकि आप जानते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो भी बच्चे हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हमारे पॉक्सो एक्ट में भी उनके साथ शोषण करना कितना बड़ा अपराध होता है। और उसकी सहमति के आधार पर भी अगर इस तरह के संबंध बनाए जाते हैं तो उन्हें भी अभी मान्यता नहीं मिली है कानूनी रूप से, और लड़की खुद नहीं चाहती गर्भधारण रखना। तो इसको, इन सभी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे गर्भपात की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि जो गर्भवती हैं उनके हित को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। बाकी फैसला जो आया है वो आप जान ही गए हैं। बाकी वो ठीक है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसमें 24 सप्ताह की सीमा का उल्लेख किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि लड़की नाबालिग थी, उसकी अनिच्छा थी और किसी भी महिला की जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है उसका सम्मान रखते हुए, उसकी इच्छा का सम्मान रखते हुए इस अबॉर्शन की अनुमति दी है। इसके बाद आरबीआई प्लान बना रहा है कि जो भी साइबर धोखाधड़ी के मामले हैं उनमें 25,000 तक का भुगतान किया जाना है। आरबीआई करेगा अगर आपके साथ कोई भी साइबर धोखाधड़ी होती है, तो भले ही इसमें आपने ओटीपी शेयर किया हो तब भी आपको 25,000 तक की जो मुआवजा है, 25,000 तक का जो आपका क्या कहेंगे इसको, फ्रॉड हुआ है अगर आपके साथ, फ्रॉड भले ही बड़ा हुआ है लेकिन जो हर्जाना है वो 25,000 रुपये तक का आपको दिया जा सकता है। इसके लिए जल्दी दिशा निर्देश आएंगे हमारे लिए। जैसे जहाँ पर भी हम देखते हैं कि सबके पास मोबाइल और इंटरनेट पहुँचा है, लेकिन अभी भी जो हमारी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उतनी ज़्यादा हमारी इस मामले में शिक्षा नहीं हुई है, उस मामले में हम अभी तकनीकों को जानते नहीं हैं और कभी-कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। कभी-कभी हम ओटीपी शेयर कर देते हैं, तो इस मामले में हमसे धोखाधड़ी हो जाती है और हमारे साथ बड़े साइबर फ्रॉड हो जाते हैं। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि हम देखते हैं, आरबीआई जिस डेटा को बता रही है, आरबीआई कहती है कि लगभग 65% जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उसमें से
जितनी भी रकम जाती है वो 50,000 से कम की होती है। मतलब 50,000 से कम वाले फ्रॉड जितने भी है, टोटल फ्रॉड के 65% होते हैं। और चूंकि अगर इसमें अगर हम योजना शुरू करते हैं तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लोगों का जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, उस पर भरोसा रहेगा। उन्हें इस बात का एश्योरेंस रहेगा कि उनके लिए कोई बैठा है। अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आरबीआई उसका संज्ञान लेगी, आरबीआई उन्हें पैसा दिलवाएगी। भले ही आपने ओटीपी ही क्यों ना साझा किया हो, तब भी आपको ये पैसा मिलेगा। अब इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो मिसयूज़ को रोकने के लिए भी सुरक्षा उपाय किए जाएँगे, क्योंकि आरबीआई, आप जानते हैं, आरबीआई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप किसी भी तरह की ट्रांज़ैक्शन कर लें और कहें कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो ये बातें भी नहीं होने वाली हैं। अब कहाँ और कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका थोड़ा-सा एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके साथ एक धोखाधड़ी हो गई है, ठीक? 50,000 रुपए की मान लो आपके साथ हुई धोखाधड़ी। 50,000 रुपए आपके चले गए हैं। अब 50,000 रुपए चले गए हैं और 50,000 रुपए का जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने उसकी कंप्लेंट की है। तो कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो 85% है, उतना मुआवज़ा आपको मिल जाएगा। 85% मुआवज़ा मिलेगा, इस तरह का प्रावधान है। लेकिन उसकी अपर कैप है 25,000 रुपए। तो आपको पूरे 50,000 के जो 85% है, वो पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा मैक्सिमम 25,000 रुपए। जैसे कि 50,000 रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो उसमें 85% हुआ लगभग 42,500 रुपए। तो 42,500 रुपए आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपको मिलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 25,000 रुपए। और अगर आपके साथ अगर 20,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो 20,000 रुपए से जो 85% है, लगभग 17,000 रुपए, वो आपको पूरे मिल जाएँगे। लेकिन 50,000 रुपए से पे आपको पूरा 85% नहीं मिलने वाला है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपके साथ जितना फ्रॉड हुआ है, उसका 85% आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी जो अपर कैप है, वो है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए से ज़्यादा होने पर सारा नुकसान आपको देखना होगा। मैक्सिमम 85% और 25,000 जो भी कम है, वो पैसा आपको मिलेगा। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, 85% या 25,000 रुपए जो कम है, वो आपको मिलने वाला है। तो ये योजना आने वाली है, इसके दिशा निर्देश जल्दी आने वाले हैं। जब भी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात आएगी, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब ये जो पैसा है, आरबीआई जो पैसा देगा जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो पैसा आएगा डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से। एक फंड है आरबीआई के पास, आरबीआई ने एक पैसा, एक झोला है, उसमें पैसा जमा करके रखा है। कहाँ से पैसा आया है? तो ये पैसा आया है जो अनक्लेम्ड डिपॉज़िट हैं। कभी-कभी होता है कि हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम में लोग बहुत सारे ऐसे खाते हैं, उसमें लगभग 85,000 करोड़ रुपए जमा भी हैं उन खातों में। तो वहाँ से पैसा खींचा है और उसको डाला है डिपॉज़िटर एजुकेशन अकाउंट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। ये जो ये जो अनक्लेम्ड डिपॉज़िट हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों ने बैंक में खाता खोला, पैसा डाला और भूल गए। पिछले 10 सालों से कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो खाते हैं, जो डोरमेट हो चुके हैं, जिन खातों में कोई क्लेम नहीं कर रहा है, जिन खातों में पिछले 10 साल से कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे खातों का पैसा आरबीआई ने डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डाला है। उसी फंड से पैसा आएगा इस योजना के लिए और लोगों को साइबर फ्रॉड के लिए 85% या 25,000 जो पैसा कम है, उतना पैसा मिल जाएगा। और इसके लिए दिशा निर्देश जब भी आएँगे, हम इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए भी उपाय किए जाएँगे। फिर डीपीआईआईटी ने एक डेफ़िनेशन दी है डीप टेक स्टार्टअप्स की, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे यहाँ शुरू हुए हैं, जैसे हमने देखा स्विगी है, ज़ोमैटो है। अब ये जो स्टार्टअप्स हैं, वो पहले से जो तकनीक है, पहले से जो टेक्नोलॉजी है, उस पर डिपेंड है, उसका यूज़ करके ये अपना पूरा काम कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्डर लेना है, जैसे कि अ ऐप है, जैसे कि वेबसाइट्स हैं, तो इनका यूज़ करके सारा काम चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करके और ज़्यादा इनोवेशन करके कुछ नई-नई तकनीकें ढूँढते हैं, निकालते हैं। और जो नई तकनीक निकलती है, एकदम नई चीज़ होती है और उसे हम किसी की बौद्धिक, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो इस तरह के जो गहन
इंजीनियरिंग और गहन ज्ञान वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर तकनीकों का और ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा इनोवेशन करके नई-नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं आज तक। जैसे बायोटेक्नोलॉजी देखा, जैसे ब्लॉकचेन, जैसे रोबोटिक्स, जैसे कि दूसरी चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जिनमें और ज़्यादा इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, और ज़्यादा गहन ज्ञान की ज़रूरत है, रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके कुछ इनोवेशन किया जाता है। उन उद्योगों को, उन स्टार्टअप्स को डीपीआईआईटी कहता है कि ये डीप टेक स्टार्टअप होने वाले हैं, और इनके लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए पैसा भी दिया जाना है, और इसमें कुछ क्राइटेरिया भी चेंज हुआ है। जैसे पहले जो हमारे पास स्टार्टअप हैं, उन्हें 10 वर्ष या 200 करोड़ से कम रेवेन्यू जिनका है, उन्हें हम स्टार्टअप कहते हैं। 10 साल से कम उम्र है और 200 करोड़ से कम रेवेन्यू है, उन्हें हम कहते हैं स्टार्टअप। लेकिन जो डीप टेक स्टार्टअप है, उसकी परिभाषा में ये तय हुआ है कि 20 साल से कम उम्र और 300 करोड़ से कम रेवेन्यू वाले जितने भी स्टार्टअप हैं, उन्हें हम डीप टेक स्टार्टअप कहेंगे। जो काम कर रहे हो रिसर्च पर, जो काम कर रहे हो इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक के नए-नए इनोवेशन पर, जिनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, उन स्टार्टअप्स को डीप टेक स्टार्टअप कहेंगे। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं डीपीआईआईटी में, और डीपीआईआईटी के पास ही डीप टेक स्टार्टअप को मान्यता देने का अंतिम अधिकार है। एक अंतर मंत्रालय प्रमाणन बोर्ड होगा, जहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है, इसमें शामिल होंगे एक तो डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से प्रतिनिधि शामिल होने वाले। तो यहाँ से ये जो बोर्ड है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, डीपीआईआईटी मान्यता देगा, आप डीपीआईआईटी में आवेदन कर सकते हैं। जिन स्टार्टअप्स की उम्र 20 साल से कम है, 300 करोड़ से कम रेवेन्यू है, उन्हें कहेंगे हम डीपीआईआईटी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जितने भी स्टार्टअप हैं डीप टेक वाले, उनका वैज्ञानिक इंजीनियरिंग क्षेत्रों में नए ज्ञान, नई प्रगति पर R&D होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए, न कि जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके आप कोई काम कर रहे हों। बाकी इनको रियल एस्टेट और सट्टा बाज़ार में निवेश करने से रोका गया है, और क्योंकि आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को फंडिंग मिलती है, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये लोग दूसरी जगह निवेश कर सकते हैं, तो इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये सारा काम चल रहा है। एक फंड है, जैसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको याद रखना है। ये लगभग 1 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है, और विकास और नवाचार कोष का ये जो काम है, मतलब अपना ये क्या कहें इसको, विकास और नवाचार का काम है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये पैसे देता है। डीप टेक कंपनियों को 2 से 4% ब्याज दर पर 15 साल की अवधि के लिए पैसा मिल सकता है। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 2024 में जैसे मंत्रालय की तरफ से बताया कि भाई 10,000 स्टार्टअप को मान्यता मिली, लेकिन 10% ही डीप टेक स्टार्टअप है, तो ये बहुत कम है, और डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ाना है, इसके लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। इसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ है, वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये जो स्टार्ट एटीटी है, न्यूक्लियर टीटी है, उसको लेकर। अब 2011 में संधि हुई थी, 2021 तक चली, 5 साल के लिए इसको और बढ़ाया, 2026 में फिर से एक्सपायर हो गई। अब ये संधि क्यों थी? संधि थी, दोनों देशों ने मिलकर बैठकर ये बात की थी कि भाई देखो, अब हम अपने जो हथियार हैं न्यूक्लियर वेपन से, उनको नहीं बढ़ाएंगे। होता क्या है, अमेरिका 5 बनाता है, रशिया 10 बना लेता है, रशिया 10 बनाता है, अमेरिका फिर 15 बना लेता है। तो इस तरह से इस तरह से एक रेस चलती ही जानी है, और इसका दुनिया में खतरा बढ़ना है, क्योंकि कभी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कभी युद्ध हो सकते हैं, कभी कोई राष्ट्रपति या कोई बड़े सैन्य अधिकारी इस तरह से अगर किसी जिद में, किसी सनक में अगर फैसला लेते हैं, तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान होता है। तो अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए अंतिम समझौता जो था अभी तक, न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, उस ट्रीटी को 2011 से लेकर 2021 और फिर 2026 तक के लिए बढ़ाया गया था, जो अब एक्सपायर हो चुका है। अब एक नया समझौता तैयार किया जाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक नया और एक दीर्घकालिक समझौता करते हैं, लेकिन इसमें हम चाइना को भी शामिल करेंगे। लेकिन चाइना कह रहा है कि हमारे पास पहले से ही 600 परमाणु हथियार है, बहुत कम है। हमारा रशिया और अपना अमेरिका की तुलना में तो बहुत छोटा हमारे पास भंडार है, तो इसमें शामिल हमको करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि उस समय जब संधि हुई थी, जब 2 ही पावर थी, एक रशिया और एक यूएसए। आज चाइना भी एक वर्ल्ड पावर है, आज चाइना भी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, तो इसे भी शामिल करने को लेकर अब बातचीत चल रही है। बाकी क्या होता है, हम
देखेंगे जब संधि होगी तब। ठीक, ये न्यूज़ भी थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जब संधि होगी, और इसको लेकर अभी भी लंबे समय तक विवाद चलना है, अभी जल्दी संधि होने वाली है नहीं। चाइना राजी नहीं होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई झगड़े के करने के बहाने ही ढूंढते रहते हैं। रशिया भी जिद्दी है। तो जब भी अगर संधि होगी तो इसको लेकर भी हम और बात करेंगे। यहाँ से हमारे लिए पहला एमसीक्यू है कि मेघालय में रेड होल कोयला खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि मेघालय में कोयले की परतें पतली और असतत हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, रेड होल खनन में वैज्ञानिक और यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो कोई वैज्ञानिक, कोई मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। लोग सुरंगों में घुसते हैं, कोयला खोदते हैं, कोयले को बाहर निकालते हैं। तीसरा, रेड होल परतों में खदानों में छत और दीवार सुरक्षा का अभाव होता है। बिल्कुल, न तो वॉल प्रोटेक्शन है, न कोई छत प्रोटेक्शन है। दूसरा सवाल, मेघालय में अवैध कोयला खनन के बने रहने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो नीचे दिए हैं उनमें से बताइए। तो बताना है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की कोयले पर अत्यधिक निर्भरता है। तो ठीक है। और खनन भूमि का खंडित निजी और स्वामित्व जो है वो सामुदायिक है, ये भी ठीक है। फिर कोयले की आपूर्ति श्रृंखला का पूर्णतः औपचारिक होना है। औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, इसलिए तो ये अवैध खनन हो रहे हैं। औपचारिक यानी पूरी तरह से कानूनी, पूरी तरह से वैज्ञानिक। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सारा काम वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, मजदूर इसमें काम कर रहे हैं, अवैध ढंग से काम हो रहा है। तीसरा है कि असर्सन और रीजन वाला। असर्सन है कि मेघालय में रेड होल खनन पर्यावरण और श्रमिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक है। तो ये बात तो सही है, पर्यावरण और श्रमिकों के लिए खतरनाक है ही, क्योंकि रेड होल खदानों में इंजीनियरिंग आधारित संरचनात्मक सुरक्षा का अभाव होता है। तो ये बात सही है, और दोनों जुड़ी भी हुई है। क्योंकि जब सुरक्षा नहीं है, अपना इंजीनियरिंग आधारित संरचनात्मक सुरक्षा नहीं है, तभी तो पर्यावरण और श्रमिकों को दिक्कतें होती है। तभी तो इनके लिए श्रमिकों के लिए इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका स्टेटमेंट इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है। चौथा सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, एमपीसी रेपो रेट निर्धारित करती है। सही है। सीआरआर का निर्धारण एमपीसी द्वारा किया जाता है। देखो, सीआरआर का निर्धारण वैसे अपनी एमपीसी करती नहीं है, और इसका निर्धारण जो आरबीआई है उसका बोर्ड करता है। लंबे समय के लिए फिक्स होता है। तो ये बात मतलब हर 2 महीने में चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एमपीसी नीति रुख, मतलब पॉलिसी एंड स्टांस, मतलब कि कहाँ पर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, ये सारी चीजें एमपीसी तय करती है हर 2 महीने में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। पांचवा सवाल, आरबीआई के मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीआरआर पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। नहीं मिलता है साहब, कोई ब्याज नहीं मिलता सीआरआर पर। एसएलआर बढ़ाने से, अगर एसएलआर बढ़ता है, जैसे 18% है उसको कर दिया 25%, तो एसएलआर बढ़ा, बैंकों के ऋण देने की क्षमता घटती है। जी, जो पैसा आप पहले उधार दे रहे थे 18% से बढ़ाया 25%, 5 और उधर 2, 7% पैसा जो आप उधार दे सकते थे अब उधार नहीं दे सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, और ये वाला भी स्टेटमेंट सही है कि सीआरआर पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। एसएलआर बढ़ाने से बैंकों के ऋण देने की क्षमता घटती है, ये बात भी सही है। और रेपो रेट गुणात्मक मौद्रिक नीति है। तो गुणात्मक मौद्रिक नीति नहीं है, मात्रात्मक मौद्रिक नीति है। क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, ये बात याद रखनी है। छठा सवाल अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर है। पहला स्टेटमेंट, यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सही है। MIRV मतलब एक साथ अलग अलग टारगेट हिट कर सकती है, नहीं, सिर्फ सिंगल वॉरहेड सिस्टम है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ये बात बिल्कुल सही है। सातवां चबाहार पोर्ट को लेकर है। यह भारत को अफगानिस्तान तक समुद्री पहुंच प्रदान करता है। तो अफगानिस्तान तक पहुंच है, ये बात भी ठीक है। पाकिस्तान को बाईपास करने वाला रणनीतिक मार्ग है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए आवंटन बढ़ाया गया, आवंटन नहीं है। आठवां सवाल पेपिटा सेठ को लेकर है। इसमें उन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दूसरा, उन्होंने मुख्यतः केरल की सांस्कृतिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण किया है, ये बात सही है। वे जन्म से भारतीय नागरिक थी। जन्म से भारतीय नागरिक नहीं थी, अभी उन्हें 84 साल की उम्र में भारतीय नागरिकता मिली है। ब्रिटेन में जन्मी थी, ब्रिटेन में उनका जन्म हुआ था। नौवां सवाल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और हालिया सुप्रीम कोर्ट निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत सामान्यतः गर्भपात की अधिकतम सीमा 24 सप्ताह है। ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण या गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही है। न्यायालय ने माना कि कठोर कानून सीमाएं, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कठोरता से कानूनों को बनाया जाता है या इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर इलीगल तरीके से गर्भपात करवाया जाता है। जो दूसरे जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, जिन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई भी नहीं की, जिन्हें छोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो फिर असुरक्षित गर्भपात करवाते हैं। और उसमें फिर एक तो इलीगल काम तो हो ही रहा होता है, दूसरा महिलाओं की जो जीवन है उसको भी खतरा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। न्यायालय ने यह निर्णय केवल वयस्क महिलाओं पर लागू किया है, नाबालिगों पर नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि ये फैसला सभी के लिए लागू हुआ है। 10वां सवाल है असर्शन और रीजन वाला। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, भले ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम में 24 सप्ताह की सीमा निर्धारित है, क्योंकि न्यायालय ने प्रजनन स्वायत्तता को महिला, विशेषकर नाबालिग के मौलिक हित के रूप में माना है। तो ये दोनों बात सही है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। 11वां सवाल, न्यू स्टार्ट ट्रीटी परमाणु समझौते और हालिया वैश्विक घटनाक्रम के संदर्भ में मूल कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाला अंतिम प्रभावी समझौता था। तो ये बात सही है। ये जो ट्रीटी थी, अभी तक की तो लास्ट ट्रीटी यही थी, 2011 में हुई थी, 2021 में एक्सपायर हुई, 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाई गई, तो 2026 में एक्सपायर हो गई है। और अब उसको बढ़ाने के लिए अमेरिका इसमें चाइना को भी शामिल करने की बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि न्यू स्टार्ट की समाप्ति के बाद अमेरिका और रूस पर किसी भी प्रकार की बाध्यकारी सीमा लागू नहीं है। तो बाध्यकारी सीमा तो नहीं है, इस ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है। अब जब ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है तो फिर मानने की भी कोई बात उठती नहीं है। चीन ने नए परमाणु समझौते में शामिल होने से अपने बड़े परमाणु शस्त्रागार के कारण इनकार किया। तो बड़े नहीं, छोटा परमाणु शस्त्रागार है, बहुत कम हथियार है, इसके लिए चीन कह रहा है कि भाई हमें शामिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही हमारा लास्ट एमसीक्यू था। सारे एमसीक्यू देख लिए, सारे एडिटोरियल देख लिए। फिर हमने क्या क्या देखा आज? आज हमने देखा अपना मेघालय रेड होल माइनिंग के बारे में, कोल रिजर्व के बारे में, मेघालय में क्यों इतने फ्रेगमेंटेड, क्यों इतने अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कोल रिजर्व हैं, उनके बारे में भी देखा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्वांटिटी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ आरबीआई, अग्नि 3 मिसाइल, चाबहार पोर्ट, पेपिटा सेट, सुप्रीम कोर्ट अलाउज अबॉर्शन ऑफ 30 वीक प्रेगनेंसी ऑफ माइनर। आरबीआई एक नई योजना ला रहा है जिसमें साइबर फ्रॉड विक्टिम को मुआवजा देने की बात हो रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डीप टेक के लिए यहाँ पर तय किया है डीपीआईआईटी ने, और न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।